Hello everyone, welcome to Ankit Chaudhary Education, and today we are continuing the wave optics series, and in this session we will discuss about superposition principle. लास्ट क्लास में हमने बिहेवियर पढ़ा था एक प्लेन वेव फ्रंट का, अगर वो अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स को स्ट्राइक करके गुजरता था. आज की क्लास में हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे. डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल दो या दो से ज़्यादा वेव के मोशन का सम होता है. डायरेक्टली कहा जाए तो वो सम होता है, बट आप पढ़ो इसको, व्हेन टू और मोर वेव मोशन ट्रेवलिंग थ्रू अ मीडियम सुपर इम्पोज one another, a new wave is formed in which resultant displacement at any instance is equal to vector sum of displacements due to individual waves. आसान भाषा में बोला जाए तो ये मेरा एक वेव था, इंडिविजुअल वेव था, और ये मेरा दूसरा इंडिविजुअल वेव था. अगर मान लो कि ये दोनों वेव एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर जाए तो उसी को हम प्यार से बोलेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सिंपल लैंग्वेज में. तो करना क्या होगा, मान लो कि इस वेव को मैं बोलूँ y1, राइट. सो दिस वेव इज, दिस वन इज y1 एंड दिस इज y2. तो ओवरऑल जो इनका रिजल्टेंट निकलेगा वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से निकलेगा. और y1 और y2 क्या है, क्या नेम ऑफ द वेव है? नहीं, y1 और y2 इनकी इंटेंसिटीज़ है, तो इनकी इंटेंसिटीज़ का कॉम्बिनेशन हो जाएगा. ठीक है, वेक्टर सम में, क्योंकि जो वेव्स होते हैं वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, इनकी जो लेंथ्स होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है. ये वेव लेंथ जो है ना, ये डिस्प्लेसमेंट है. ओके, तो ये चीज़ आपको समझ आ गया. अब 10 वेव हो, 50 वेव हो, n वेव्स हो, आप इसी तरीके से इसका सम करोगे. तो ये हो गया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. ओके, जैसे कि अगर मान लो कि किसी एक वेव का क्रस्ट फॉल करता है किसी दूसरे वेव के क्रस्ट में, तो जो एम्पलीट्यूड है रिजल्टेंट वेव का, वो उन दोनों वेव के इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड का सम हो जाएगा. इसको मैं एक ईजी टर्म में समझाने की कोशिश करता हूँ आपको. मान लीजिए कि मेरे पास एक वेव है. सपोज ये मेरा एक वेव है. ओके, सो दिस इज़ माई वेव, ये मेरा एक वेव है. ठीक है, अब अगर आप नोटिस करो तो इस वेव में ये इसका एम्पलीट्यूड है. ठीक है, मैं अगर ड्रॉ करूँ तो ये इसका एम्पलीट्यूड है. ठीक से ड्रॉ करते हैं. दिस वन इज एम्पलीट्यूड, हाइट ऑफ द क्रस्ट. इसी तरीके से जो दूसरा वेव होगा, अगर मान लीजिए ये दूसरा वेव है, इस दूसरे वेव का भी ये इसका एम्पलीट्यूड होगा. तो बोला ये गया कि जब ये सुपर इम्पोज करते हैं तो इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाता है. और मान लीजिए कि इसकी वैल्यू है 5, इसकी वैल्यू है 5, तो नए वाला वेव कोई ऊंचा नहीं दिखेगा, उसकी हाइट वही रहनी है, लेकिन इंटेंसिटी बढ़ जाएगी. इसकी हाइट जो है, हाइट यही रहनी है, लेकिन क्योंकि ये दोनों वेव, इसके ऊपर एक और वेव आ गया, ठीक है, सेम ही डायरेक्शन में दोनों वेव थे, तो ये सुपर इम्पोज करके इसकी इंटेंसिटी की वैल्यू बढ़ गई. अब ये 10 हो जाएगी. लेंथ में कंफ्यूज मत होना कि यार लेंथ भी इंक्रीज कर जाएगा, लेंथ इंक्रीज नहीं करता, बस इंटेंसिटी डबल हो गई, बस ये सेम चीज़ है. इसी तरीके से अगर 10 वेव आएंगे तो 10 के क्रस्ट और 10 के ट्रफ आपस में मिलेंगे. क्या होगा कि मान लो कि एक वेव का तो क्रस्ट ऊपर है लेकिन दूसरे का ट्रफ नीचे है, तो उस केस में इनकी इंटेंसिटी सब्ट्रैक्ट हो जाती है. जैसे सेम डायरेक्शन में होते हैं तो डबल हो जाती है, और डिफरेंट डायरेक्शन में होती है तो सब्ट्रैक्ट हो जाती है. कैसे, आप समझो. देखो, अगेन एक वेव ये रहा और दूसरा वेव ये रहा. अब आप यहाँ पे देखो कि ऊपर जो होता है वो होता है प्लस, टॉप पे होता है प्लस, और यहाँ होता है माइनस. तो जब रिजल्टेंट वेव हम बनाएंगे तो रिजल्टेंट वेव कुछ इस प्रकार से बन के आएगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा रिजल्टेंट वेव. ठीक है, तो यार ये प्लस और ये माइनस, तो ओवरऑल जो है ये चीज़ कैंसिल आउट हो गई, इसकी इंटेंसिटी जीरो हो जाती है. तो जब अलग डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करते हैं और तब सुपर इम्पोज कर जाते हैं तो उनकी इंटेंसिटी क्या होती है सुपर इम्पोज करने पे, जीरो. पर सेम डायरेक्शन में जब क्रस्ट से मिला और ट्रफ से मिला, तब तो वैल्यू हो जाती है डबल. पर यहाँ पे क्रस्ट ट्रफ से मिल गया, इसीलिए वैल्यू हो गई जीरो. तो आई होप कि ये चीज़ समझ आ गई होगी. ओके, अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कोहेरेंट और इनकोहेरेंट के बारे में. अब कोहेरेंट और इनकोहेरेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस भी हम समझेंगे आगे की क्लासेस में. बट फिलहाल हमारे पास एक इक्वेशन है. मान लीजिए कि लेट सपोज कि जो भी आपके पास वेव है, उस वेव की अगर इक्वेशन अगर आपको लिखनी हो तो वेव की इक्वेशन हमेशा ऐसी लिखी जाती है. आपने ऑसिलेशन चैप्टर में देखा होगा, या फिर आपने वेव्स वाले चैप्टर में भी देखा होगा क्लास 11th के अंदर, E इज इक्वल्स टू A cos ओमेगा t. ठीक है, ये आप AC चैप्टर में भी पढ़ चुके हो इस चीज़ को. अब ये यार हमारे पास वेव्स की इक्वेशन है. मान लो कि जो भी वेव हमारे पास ट्रेवल होके आ रहा है, मान लो ये जो वेव है इसकी इक्वेशन मान लेते हैं, ये है E इज इक्वल्स टू A cos ओमेगा t प्लस में फाई. यहाँ पे A क्या है, A रिप्रेजेंट कर रहा है इसके एम्पलीट्यूड को, राइट. कॉस तो चलो एंगल है, ओमेगा रिप्रेजेंट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी को, टी रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम पीरियड को, ठीक है, और फाई रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे फेज डिफरेंस को. तो यहाँ पे एक एक करके चीज़ें बताता हूँ मैं. मान लो कि इसका फेज डिफरेंस लेट सपोज ये होगा, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी फाई, राइट. उसके बाद
हमारे पास ओमेगा टी, अब ओमेगा है वेलोसिटी, टी है टाइम पीरियड। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, वेलोसिटी इंटू में टाइम पीरियड होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, यानी कि जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है उसी से ये आगे की ओर प्रोसीड कर रहा है। तो ये एक वेव की इक्वेशन है जो मैंने समझा दी। दूसरे वेव की इक्वेशन भी ये होगी। अब हमारे पास एक पॉपुलर फॉर्मूला होता है कि जो भी इंटेंसिटी होगी ना, मान लो कि जो हमने वेव ड्रॉ किया है, मान लो ये जो वेव है, इस वेव की अपनी कोई इंटेंसिटी होगी, तो इसकी इंटेंसिटी जो भी होगी वो इंटेंसिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई स्क्वायर के, राइट। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर, ओके। और ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी चीज़ ट्रैवल करती है वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे वो वेव की ही इक्वेशन बन गई। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हमारे पास अगर इंटेंसिटी लिखने का चांस आए कि इस वेव की इंटेंसिटी लिखो, पहले वेव की इंटेंसिटी लिखो, तो वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर के। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, यहाँ पे के आ जाता है, तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर, एंड प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा के, ओके। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस E1 स्क्वायर की वैल्यू डालनी है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से A1 उठा के डाल दिया, ये हो गया A1 का स्क्वायर, यहाँ से कॉस डाल दिया, यहाँ पे आ गया कॉस का स्क्वायर, बाकी एंगल का स्क्वायर होता नहीं है अपनी जगह पे। सिमिलरली ये सेकेंड इक्वेशन को आपने इस तरीके से पुट कर दिया, यानी कि आपने ई को आई के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता है कि फुल साइकिल में 0 से लेकर 2 पाई तक, यानी कि 0 से लेकर 360 के बीच में जब फुल साइकिल की बात आती है, तो फुल साइकिल में सारी वैल्यूज जीरो हो जाती है, ठीक है। तो फुल साइकिल में 0 से लेकर 2 पाई में सारी वैल्यूज हो जाती है जीरो। तो हमारा कोई भी वेव, आपने इसी चैप्टर में पढ़ा होगा, फुल साइकिल में वैल्यू जीरो आती है। तो यार इसमें तो कोई ट्रैवल करेगा नहीं, हमें फुल साइकिल में तो वैल्यू मिलने से रहा। हम अपनी वैल्यूज़ को कहाँ निकालेंगे, हम निकालेंगे कॉस स्क्वायर 1/2 पे। कैसे आया कॉस स्क्वायर 1/2, देखो मे बी कॉस स्क्वायर 1/2 वो वैल्यू है जहाँ पे जो एवरेज वैल्यू निकल के आए, ठीक है। तो आपको हमेशा कॉस की वैल्यू जो है वो 1/2 पे लेके चलनी है, कॉस स्क्वायर की वैल्यू। स्क्वायर की वैल्यू क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो एंगल्स आप स्क्वायर में आ गए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पहली इंटेंसिटी जो है, अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, ये सारी जो वैल्यू है ये किस में कन्वर्ट हो गया, कॉस स्क्वायर 1/2 में कन्वर्ट हो गया। क्यों, क्योंकि वहीं पे हमें वैल्यूज़ मिलेंगी, अदरवाइज सारी फुल साइकिल में हमें वैल्यूज़ फिर जीरो मिलने लग जाएंगी। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स की, तो कॉस स्क्वायर एक्स है 1/2, राइट। अब ये पूरा अगर सपोज करो ये एक्स हो जाए, ये पूरा एक्स हो जाए, ठीक है, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास है KA1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यहाँ तक तो सेम चल रहा है KA1 स्क्वायर, बाकी की जगह हमने 1/2 लिख लिया। तो 1/2 लिख लिया, तो यहाँ पे आ गया KA स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली सेकेंड वेव के लिए आ गया KA2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, राइट। चलो अब समझो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि ये जो हमारे पास I1 और I2 है, अगर आप इस I1 और I2 को जोड़ देते हो, इन केस अगर आप इसको ऐड कर देते हो, तो क्या आएगा हमारे पास रिजल्ट निकल के, देखो I1 और I2 को अगर आप जोड़ देते हो तो आप इन दोनों पार्ट को ऐड करते हो एक तरीके से। तो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि I1 और I2 को जोड़ने का एक ही मतलब है कि आप ऐड कर रहे हो I1 प्लस I2, इट मीन्स दैट यू आर एडिंग KE1 स्क्वायर प्लस KE2 स्क्वायर, नथिंग एल्स, राइट। यही चीज़ है, आपने इन दोनों को ऐड करना है, मतलब इन दोनों को ऐड करना है। अब यहाँ से K कॉमन ले लिया तो ये आ गया E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, तो यहाँ पे वही चीज़ कर लिया, K कॉमन ले लिया, ये आ गया E1 स्क्वायर प्लस में E2 स्क्वायर। अब A प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, ये आ गया A स्क्वायर, ये आ गया B स्क्वायर, ये आ गया 2AB, और बाकी K जो है उसको सबसे मल्टीप्लाई करा दो। तो जब कंपेयर करोगे, इंटेंसिटी को कंपेयर करोगे, तो I1 की वैल्यू किसके बराबर थी, KE1 स्क्वायर के। I1 की वैल्यू थी KE1 स्क्वायर के, राइट। तो यहाँ पे भी KE1 स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, I1 के बराबर हो जाएगा। KE2 स्क्वायर हो जाएगा I2 के बराबर, और ये वाला पार्ट है I1 मतलब 1, और ये वाला पार्ट है 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2KEI2, यानी कि ये बन जाएगा आपका I12, राइट। तो हमारे पास ओवरऑल I के टर्म्स में इक्वेशन ये निकल के आ गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि यार ये जो वैल्यूज़ है ना, इनकी वैल्यूज़ तो हमें पता है, ठीक है, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, बट ये क्या होगा, I12 क्या होगा, ठीक है, यही हमें सॉल्व करके निकालना है। तो जब हम I12 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमें इतना तो मालूम है कि I12 जो है वो इसके बराबर है, राइट। I12 है इसके बराबर, इक्वेशन कंपेयर करके हमने I12 लिखा, ठीक है, ये 1 और 2 था, इसलिए हमने I के आगे 1 और 2 लगा दिया। E और I बराबर होते हैं, बस यहाँ पे नंबरिंग कर दी 1 और 2। चलिए अब हमें पता है कि I12 की जब बारी आती है तो I12 बराबर होता है 2 टाइम्स E1 E2, 2 टाइम्स K E1 E2, 2 टाइम्स K E1 E2 I12। अब आपको क्या करना है, 2K तक तो ठीक है, 2K तक तो वैल्यू छोड़ देनी है, बट E1 और E2 की वैल्यू रिप्लेस करनी है। हमें E1 की वैल्यू पता है, हमें पीछे से E1 की वैल्यू यहाँ पे पता है, E1 की वैल्यू है A1 cos ओमेगा t प्लस 5/1,
तो यहाँ पे वही पुट कर दो E1 की जगह, इस E1 की जगह पुट कर दो कॉस ओमेगा टी प्लस फाई 1 और इस E2 की जगह पुट कर दो कॉस ओमेगा टी प्लस फाई 2। ये वाली वैल्यू पुट कर दी। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आपके पास 2 कॉस ए बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी प्लस में कॉस ए माइनस बी। अब आपके पास ये पूरा ए है, दिस इंटायर इज ए। मैं अलग से लिख देता हूँ यहाँ पे, ये इंटायर सेक्शन जो है, पहले मैं इसे रब करता हूँ, यहाँ पे सारी वैल्यूज मिटा लो। ओके फाइन। अब अगर ए की बात की जाए, अगर बात की जाए ए की, तो ए की जो वैल्यू है, ए की जो वैल्यू है वो चल रहा है ओमेगा टी प्लस फाई 1 और बी की जो वैल्यू है, बी की वैल्यू है ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा 1 आएगा, ओमेगा 2t प्लस में फाई 2, राइट। तो ये पूरा ए है, इस पूरे को आपको ए मानना है और इस पूरे को आपको बी मानना है। चलिए अब यहाँ पे नोटिस करो कि ये सेम फॉर्मूला बन सकता है, इस दोनों को हाइड कर लो एक बार, तो ये बनेगा 2 कॉस ए कॉस बी, सिमिलरली जैसे 2 कॉस ए कॉस बी। अब यहाँ पे वापस आओ, इस इक्वेशन को वापस यहाँ पे ऐसे लिखो, 2 अपनी जगह है, k अपनी जगह है, E1 अपनी जगह है, E2 अपनी जगह इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 को छोड़ दो, k को लिख दो, A1 को लिख दो, A2 को लिख दो, 2 को इनके साथ कंबाइन देखो तो ये बन गया ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में आंसर क्या आता है, कॉस, तो यहाँ पे लिख दिया कॉस। ए की जगह हम पूरी ये वाली वैल्यू लिखेंगे, तो ए की जगह पूरी ये वाली वैल्यू लिख दी, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है कि ओमेगा ओमेगा को एक साथ कर लिया है और फाई फाई को एक साथ कर लिया। टाइम तो यार कॉमन था, तो टाइम को इन्होंने कॉमन निकाल लिया है। तो आई होप ये चीज़ समझ रहे होगे, ठीक है। तो ए की जगह हमने ये पूरी वैल्यू उठा के डाली, ठीक है। बी की जगह ये पूरी वैल्यू उठा के डाली, ये पूरा ए और बी है, ये ए और बी का कॉम्बिनेशन है, इसमें से बस कॉमन ले लिया, एक साथ अरेंज कर दिया। अब ये वाला प्लस फॉर्मूले में ध्यान से देखो, फॉर्मूले का ये वाला प्लस यहाँ पे, ठीक है। फिर अपनी जगह कॉस है, फिर वही ए पूरा ये ए माइनस बी, ठीक है, सॉरी ए ये वाला माइनस बी, तो फिर यहाँ से इन्होंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये वाली वैल्यू आ गई। जब आप इन पूरे इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो कि जो सेम फेजेस में होते हैं ना, यहाँ ये ओमेगा जो है वो है हमारे पास वेलोसिटी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो मर्जी है वो बोल लो, ठीक है। तो जब सेम में होते हैं तो हट जाते हैं, फुल साइकिल में उनकी वैल्यू जीरो हो जाती है सेम में, ठीक है। तो फुल साइकिल में जीरो हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ये फेज भी फुल साइकिल में हम कंसिडर नहीं करते, तो ये वाला पार्ट फुल साइकिल का है, तो फुल साइकिल का ये वाला पार्ट ये हट जाएगा इस इक्वेशन से। अब हमारे पास इक्वेशन बच गया सिर्फ ये, ठीक है, इधर के A1 A2 और इक्वेशन बच गया ये और ये वाला। अब अगेन इसमें भी आप ये देखो कि ओमेगा अपर फ्रीक्वेंसी होगी, यहाँ पे मैं अगर ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो ये अपर के लिए ओमेगा 1 है, ये लोअर के लिए ओमेगा 2 है मान लीजिए, ठीक है। तो यार ये वाली वैल्यू भी हट जाएंगी, ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी एक दूसरे से, ठीक। अगर ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा, तो 10 हट गया यहाँ पे। तो अब सिर्फ ये बच गया, पूरे इक्वेशन में ये सेम फेज में था, ये हट गया, ये वाली वैल्यू एक दूसरे को कैंसिल करके हट गई, तो सिर्फ ये बचा। तो यहाँ पे हमने सिर्फ ये लिख दिया, साथ में जो ये वैल्यू चल रही थी वो वैल्यू यहाँ पे एज इट इज है, राइट। अब आप एक चीज़ नोटिस करो कि जो हमारा ई होता है, वो स्क्वायर ऑफ, मतलब स्क्वायर ऑफ I1 के इक्वल होता है। तो अगर मैं स्क्वायर को उधर भेजूँ तो अंडर रूट हो जाएगा, E1 की जगह अंडर रूट ऑफ I1 लिख सकता हूँ। सेम काम यहाँ पे किया, E1 की जगह अंडर रूट ऑफ I1 लिख दिया, E2 की जगह अंडर रूट ऑफ I2 लिख दिया, और ये 2 अपनी जगह पे है, बाकी सारी वैल्यूज यहाँ पे निकल के आ गई। तो ये इक्वेशन सॉल्व हो गया। तो ये हमने सॉल्व कर लिया, इंटरफेरेंस टर्म को हमने सॉल्व कर लिया। बेसिकली I12 था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो यहाँ से पहले कंपेयर करके I12 बनाया हमने और उसके बाद इस I12 की वैल्यू यहाँ पे सॉल्व कर ली। तो यार यही था हमारा फिलहाल, अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।